शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग इम्पल्स। ये तीसरा तरीका है इम्पल्स फाइंड करने का। ठीक है, एक तरीका आपने एफ इंटू डेल्टा टी से बताया, एक तरीका इम्पल्स बराबर डेल्टा पी से बताया, चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, और तीसरा तरीका अब आ गया है सामने हमारे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग इम्पल्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग इम्पल्स। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग इम्पल्स क्या होता है? मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, आपको अगर कभी भी कौन सा ग्राफ दिया जाए, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाए, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाए, और ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ग्राफ जब बन गया तो ये जो इसके अंदर का जो एरिया निकलेगा, ये जो कर्व है ब्लू लाइन से हमने शो किया है, इम्पल्स जब भी निकाला जाएगा आप नोटिस करिएगा एफटी ग्राफ जो बनेगा वो बंद ही हो जाएगा अल्टीमेटली, यानी कि फोर्स बढ़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर रहना चाहिए कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ जब दिया जाएगा तभी इम्पल्स हम निकाल पाएंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं उससे इम्पल्स तभी निकलेगा जब ग्राफ हमारा एफटी ग्राफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्पल्स हम केवल एफटी ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर दिए हैं, मेरे पास हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस से हटा दिए गए हैं वो वाले ग्राफ, इस वजह से हम वो क्वेश्चन नहीं करा पाए। समझे बात को? मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा आपसे अगर कोई कहे कि स्पेसिफिकली केवल एफटी ग्राफ से ही इम्पल्स निकाला जा सकता है तो गलत है। ठीक है, एफटी ग्राफ से भी निकलता है और अदर ग्राफ्स कुछ और भी होते हैं जिससे निकलता है, तो जो हमारे सिलेबस में उतने की बात है। ठीक है, तो अगर आपको कोई एफ वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ के अंदर का जितना पोर्शन होगा, दिस एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए, यही इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हियर जो इम्पल्स निकलेगा बराबर हो जाएगा एरिया अंडर एफटी ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एग्जांपल छोटा सा ले लीजिए, कोई अपने पास शीट में कोई न्यूमेरिकल खास ऐसा है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको हमने दे दिया कि फाइंड इम्पल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ क्या है? बहुत सिंपल है, ये फोर्स दिया गया है किसमें? न्यूटन में, और ये टाइम दे दिया गया किसमें? सेकंड में। ठीक है, इन सेकंड। यहाँ पे ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे बन के ऐसे खत्म हो गया, हम सेम चीज ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और भी ज्योमेट्री हो सकती है लेकिन हम ले रहे हैं, इजी रहेगा। तो ये जो है इसको हम 5 कह दे रहे हैं, मतलब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में गिवन है, ये 0.1 है। ठीक है, ये 0.5 है। ठीक है, तो आपको इम्पल्स निकालना है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, जब एफटी ग्राफ दिया हो तो इम्पल्स निकालने का तरीका होता है इम्पल्स जे बराबर एरिया अंडर एफटी ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ। ठीक है, इसलिए इम्पल्स बराबर एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस 0.1 और हाइट कितना हो गया? 5। जे बराबर कितना हो जाएगा? 0.25 न्यूटन सेकेंड। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये 1.0 लेना पड़ेगा, 0 ये आधा हो गया ना, तो उसके आगे 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसके हिसाब से हाफ बेस हुआ 1 और हाइट हो गई 5। ठीक है, तो ये सीधे 2.5 आएगा। क्लियर? 2.5 न्यूटन सेकेंड। कॉपी कर लीजिए इसको। तो चलिए अब बारी है न्यूटन के तीसरे लॉ के पढ़ने की, तो हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। सबको पता है ये लॉ, तो लगभग सभी को आते ही आता है। ठीक है, चलो ठीक है, अगले टर्न पे मजाक करेंगे और देख लेंगे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है?
ध्यान दीजिएगा, कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है ये, और इस बॉडी में हम क्या करते हैं, इस बॉडी को ऐसे, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2 इस प्रकार से है, ठीक है। ये दोनों आई आपस में टकरा गई, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, इट इज नॉट F21, ठीक है। और ये उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा देगा, तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी, इट इज नॉट F12, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं, F12 की वैल्यू F21 के बराबर है। लेकिन अगर डायरेक्शन के लिहाज से भी लिखा जाए तो फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था, नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया था। दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट अगर होते हैं तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। A इक्वल टू माइनस बी या B इक्वल टू माइनस ए। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से वीडियो देखें, ठीक है। यानी F21 इज इक्वल टू माइनस का F12 होता है, जिसका तात्पर्य क्या है, जिसका तात्पर्य ये है कि F21 का जो मैग्नीट्यूड है और F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर रहता है, ठीक है। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ये मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। यानी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, to every action there is equal and opposite reaction. According to this law, to every action there is equal and opposite reaction. According to this law, to every action there is equal and opposite reaction. That is, forces always exist in pairs. That is, forces always exist in pairs. Forces always exist in pairs. ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए इतना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। आप एक चीज इमेजिन करिए, जैसे कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में। अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक बॉडी 1 एक बॉडी 2, ठीक है। ये आके इससे टकरा गई, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, हो जाएगी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी। ये केस हो गया किसका बेटा, कोलिजन का, है ना, कोलिजन हुआ। अगर हम ऐसे ही एक एक्सप्लोजन का केस लेने, तो ये एक बॉडी थी, रखे रखे एक्सप्लोड हो गई इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। होता है, बम फटता है, ठीक है। बम फट गया तो बम को अलग से थोड़ा थोड़ा मारना पड़ता है फोड़ने के लिए, ठीक है। तो ब्लास्ट हो गया। तो अगर हम इस सेगमेंट को सेगमेंट नंबर 1 कहें, इसको सेगमेंट नंबर 2 कहें, तो ये इसको धक्का मारेगा, यानी फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू द फर्स्ट, है ना। और ये इसको अपने से दूर करना चाहेगा, ये क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, अभी भी हमने लिखवाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, यहाँ ये केस कौन सा, एक्सप्लोजन है, ये है एक्सप्लोजन, ठीक। तो मैंने क्या लिखवाया, मैंने ये लिखवाया कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, राइट। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है कितना हो गया, ठीक। अर्थात अगर कभी कोलिजन हो, बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अगर कभी कोलिजन हो या एक्सप्लोजन हो, याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, क्योंकि आगे बताने वाली बात जो है
वो एक प्रिंसिपल है जो कि न्यूमेरिकल्स लगाने के दौरान इस्तेमाल करी जाएगी, और क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं आता है कि तुमको प्रिंसिपल लगाना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन। इस पूरे चैप्टर में लगभग सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद पहचाननी पड़ेंगी। अच्छा ये हो रहा है, मतलब ये लगा सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे फोर्सेस आपको बताएंगे। फोर्सेस भी क्वेश्चन में बन के नहीं आते हैं, उसको आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अच्छा ये वाला फोर्स रहेगा तो इसके हिसाब से ये काम करना है, समझे? तो ये बात याद रखेंगे। पहला स्टेप किया मैंने अभी, इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पहला स्टेप है कि कभी भी कोलिजन हो या एक्सप्लोजन होगा, आप याद रखिएगा कि टोटल फोर्स 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहीं पे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात कर दूं तो क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? F बराबर dp अपॉन dt होता है। तो अगर मैं सिस्टम के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये सिस्टम का है, चलो सिस्टम कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम का टोटल फोर्स हो गया। तो अगर मैं सिस्टम का फोर्स लिखूं तो इस सिस्टम का मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये कितना आ गया है? 0 आ गया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो 0 बराबर dp सिस्टम अपॉन dt। इसका मतलब p का डिफरेंशिएशन 0 आया। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। व्याप्ति जी कह रही, मतलब ठीक है, बढ़िया है, सही बता रहे हैं, ऑथेंटिक बात है, ऑथेंटिक खबर है। ठीक है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है, यानी सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसके दौरान? कोलिजन के दौरान या एक्सप्लोजन के दौरान। ठीक है, या ये कह दीजिए कि अगर सिस्टम पे टोटल फोर्स 0 लग रहा है, बात तो एक ही है। कोलिजन कहो या एक्सप्लोजन कहो या ये कह दो कि सिस्टम पे टोटल फोर्स 0 है, बात तो एक ही है। क्योंकि जिस समय कोलिजन हो रहा होता है या एक्सप्लोजन हो रहा होता है उस समय न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा होता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से टोटल फोर्स 0 आता है हमेशा। इसका मतलब क्या है? सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा हूं एक बॉडी के लिए, पूरी दोनों फ्रैगमेंट्स के लिए, दोनों बॉडीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी कभी भी एक्सप्लोजन का केस हो या कोलिजन का केस हो, हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ लग जाने का मतलब है कि सिस्टम पे टोटल फोर्स, सिस्टम पे दोनों चीजों को मिला के टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। इसी को कहते हैं कंजर्व कहते हैं। ठीक है, कंजर्व का क्या मतलब होता है मैं अब आपको समझाता हूं। अगर कोई चीज कंजर्व कही जा रही है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज प्रोसेस के पहले जितनी थी और प्रोसेस के बाद जितनी होगी वो बराबर होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पढ़े हो ना तुम? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। वो थ्योरी नहीं है, वो फॉर्मूला होता है। यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली। फॉर्मूला था वो, तुम लोगों ने उसको थ्योरी बना दिया बचपन से। वही चीज मैं ये भी कह रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बन गया ये। आपको हमने धीरे धीरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा दिया न्यूटन थर्ड लॉ के कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जाए तो फिर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है, फिक्स रहता है, कुछ भी कह दो। इस कंसेप्ट को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। एग्जांपल दूं? एग्जांपल जैसे छोटा सा एग्जांपल है, इसको वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं, भविष्य में बताएंगे जब वर्क एनर्जी बहुत पढ़ाएंगे। एक m1 मास की बॉडी v1 वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से चल रही थी, एक m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, टकराने के बाद m1 वाली v1 वेलोसिटी से चली और m2 वाली v2 वेलोसिटी से चली। तो टकराने के पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। नहीं समझे? टकराने के पहले दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम हो गया, मास इंटू वेलोसिटी होता मोमेंटम। m1 इंटू u1 इस बॉडी का मोमेंटम, m2 इंटू u2 इस बॉडी का मोमेंटम, तो टोटल कर दिया तो ये क्या हो गया?
टकराने के पहले टोटल मोमेंटम, और ये बराबर आएगा टकराने के बाद का मोमेंटम, यानी m1v1 प्लस। तो ये कैसे लिखा हमने, ये सिचुएशन थी, हम समझ गए कि यहाँ पे दोनों आपस में भिड़ गए हैं, कोलाइड हो गए हैं, और कोलिजन जब भी होता है तो हम लोग हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो हमने लिखा बाई LCLM, LCLM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, बात नहीं समझे आप? मतलब ये कि क्वेश्चन में हमको दिख गया कि सिचुएशन काहे की है, कोलिजन की है, ठीक है, सिचुएशन काहे की है, कोलिजन की है, तो हमने लगा दिया। चलो देखो, जैसे एग्जांपल ये हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए कि ये हमारी बंदूक है, ठीक, बंदूक का टोटल मास कैपिटल एम, इसके अंदर एक तमंचा था, सॉरी बुलेट थी, इसकी तो तमंचा कहते हैं, सॉरी, हाँ, तो इसके अंदर एक बुलेट थी, बुलेट का मास कितना है, हाँ ठीक है, स्मॉल एम। अब ये फायर हो गया, पहले क्या था, रेस्ट पे था, अभिषेक बच्चन ने पकड़ रखा, गोली चलाने का अभिषेक बच्चन ने वो दे रखा है हमने, ठीक है। बंदूक फायर हो गई, अब जब ये फायर हो गई, अब ये ना क्या था, तमंचा छोटा हो गया, भावनाओं को समझो, ठीक है, और बुलेट जो है वो आगे निकल गई, ये भी निकला, बुलेट छोटी भी गई, ठीक है, फायर हो गई। तो ऑब्वियसली जो बुलेट है वो u स्पीड से आगे बढ़ेगी, और गन झटका मारती है पीछे, रिकॉइल करती है, ठीक है। बहुत फेमस सवाल है कि कितनी स्पीड से गन रिकॉइल करेगी, ठीक है, समझ रहे हैं? अरे हाँ ठीक है, ये है लगा हुआ है ट्रिगर, ठीक है, बंदूक से ट्रिगर गायब हो गया, गोली समेत ट्रिगर अलग। खैर, कौन सा केस है ये, एक्सप्लोजन का केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमंचा फट गया तुम्हारा, हम ये कह रहे हैं कि केस वही बन रहा है लगभग लगभग, कि एक सिस्टम था, सिस्टम दो पार्ट में टूट गया, कोलिजन मतलब एक्सप्लोजन मतलब ये थोड़ा हर बार बम ही फटेगा, ठीक है, तमंचा ही फट सकता है, समझ रहे हैं बात को? तो समझ गए कौन सा केस है, एक्सप्लोजन का केस है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फटने से पहले टोटल मास था m प्लस एम, और वेलोसिटी कितनी थी, 0। फटने के बाद क्या हो गया, फटने के बाद स्मॉल m की वेलोसिटी स्मॉल u हो गई, m इंटू यू, बुलेट का मोमेंटम हो गया, और कैपिटल M इंटू कैपिटल V गन का मोमेंटम हो गया, ठीक। तो ये लुडिस हो गया, तो 0 बराबर mu प्लस कैपिटल MV, तो कैपिटल MV बराबर माइनस का mu, तो V बराबर कितना हो गया, माइनस का स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू यू। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, याद नहीं करते, हम लोग क्या समझ लेते हैं इस बात को कि देखो माइनस साइन इस बात को क्लियर कर रहा है कि अगर बुलेट आगे गई है तो तमंचा पीछे हटेगा, रिकॉइल करेगा। आगे बात समझ में? तो आपको कोई ये नहीं बताएगा कि क्या टकरा रहा है और क्या फट रहा है, समझ रहे हैं? आपको खुद समझना है कि टकराने वाले और फटने वाले केस में, दोनों केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखवाएंगे, सबर चाटो बता रहे। हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if net external force, according to this law, if net external force acting on the system is 0,
according to this law, if the net external force acting on the system is zero, according to this law, if the net external force acting on the system is zero, then the total linear momentum, of the system remains constant. According to this law, if net external force acting on the system is zero, then the total linear momentum of the system remains constant. Then the total linear momentum of the system remains constant. ठीक है, तो एक स्टार बना के लिख लीजिए. इन केस ऑफ एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, law of conservation of linear momentum is always applicable. In case of explosion and collision, law of conservation of linear momentum is always applicable. ठीक है, बोर्ड में जितना लिखा है सब कॉपी कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करना है. 28 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.17. A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite directions. अरे भाई जैसे अभी हमने तमंचे वाला केस किया, ठीक है. देखिए हो सकता है क्वेश्चन नंबर चेंज हो. हाँ जी, तो क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन नंबर मेरी शीट में 29 है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये एनसीईआरटी का 5.17 है. न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में था, ये दो पार्ट में टूट गया है. ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, अल्टीमेटली इसमें भी तो हमने यही किया. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो गन है और जो बुलेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी. बस यही सेम सवाल ही है ये. ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया. ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है. तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये v1 वेलोसिटी से इधर भागेगा, ये v2 वेलोसिटी से इधर भागेगा. इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं. ठीक है, तो टोटल मास कितना रहा होगा शुरुआत में, m1 प्लस m2, और ये किस में रहा था, रेस्ट में. ठीक है, तो बस क्योंकि एक्सप्लोजन का केस है तो क्या लग जाएगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, टोटल मास कितना हुआ, m1 प्लस m2 इंटू 0, और बाद का कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2. नहीं समझे? ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले का मोमेंटम और एक्सप्लोजन से बाद का मोमेंटम. ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2. तो कुछ भी निकालो, v1 निकालो, v2 निकालो, अल्टीमेटली माइनस में आ जाएगा. तो m1 v1 बराबर माइनस का m2 v2 हो जाएगा. v1 इज इक्वल टू माइनस का m2 अपॉन m1 इंटू v2. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि v2 की जो दिशा है, सेकेंड वाले की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, ठीक है. तो यहां बस हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट both fragments will move in opposite direction. Hence proved. मतलब अगर आप इतना करने के बाद अगर आपने लाइन नहीं लिखी तो बात क्लियर नहीं हो पाएगी. ठीक है, टीचर समझेगा, लेकिन टीचर कहेगा पहले मैं लिख के बताओ तो हम माने. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि एनसीईआरटी का 5.19 है. क्वेश्चन नंबर 31 पहले देख लीजिए फिर नोट करिएगा. वो एनसीईआरटी का 5.19 है. लिखा गया है, अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन
ऑफ 100 kg। फिर वही बात हो गई, ठीक है। यानी ये तमंचा मान लीजिए आप, ठीक है, और इसके अंदर एक बुलेट है, इसको फायर किया जाएगा। टोटल मास है, मैं पहले अरेस्ट में था। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पूरा। क्वेश्चन है, अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन of mass 100 kg. If the muzzle speed of shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात, जो स्मॉल m है, जो शेल का मास है वो 0.02 kg है। दूसरी बात, जो गन का मास है वो 100 किलो है, ठीक है। जो शेल की स्पीड हम लेंगे, यानी बुलेट की स्पीड जो लेते हैं वो u लेते हैं, वो 80 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और कैपिटल V रिकॉइल स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो डायग्राम बना दे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये ऐसे हुआ, ये रिकॉइल करेगी, ठीक है। कैपिटल M मास की बुलेट रिकॉइल करेगी, और स्मॉल m मास की जो बुलेट है वो u स्पीड से आगे बढ़ेगी। ये भी केस काहे का है? एक्सप्लोजन का केस है। एक्सप्लोजन के केस में हम लोग क्या करते हैं? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया? कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल u। कोई दिक्कत? ये 0 हो गया। कैपिटल M जो है वो 100 है, V निकालना है, प्लस स्मॉल m कितना है? 0.02, u हमारा कितना है? 80। तो V बराबर कितना हो गया? माइनस का 8 दूनी 16, 1.6 अपॉन 100, यानी V बराबर माइनस का 0.016 है ना, मीटर पर सेकेंड। यानी 0.016 मीटर पर सेकेंड से गन पीछे की तरफ झटका मारेगी, रिकॉइल करेगी। कॉपी कर लीजिए।